नमस्कार दोस्तों, हैप्पी शिवरात्रि सभी को। बहुत अच्छे। आप सभी के लिए आज सुबह में कुछ शायरी हमारी तरफ से। सोच को अपनी ले जाओ उस शिखर पर, सोच को अपनी ले जाओ उस शिखर पर, ताकि उसके आगे सितारे भी झुक जाएं। ना बनाओ अपने सफ़र को किसी किश्ती का मोहताज, ना बनाओ अपने सफ़र को किसी किश्ती का मोहताज, चलो इस सांस से कि तूफान भी रुक जाए। तो इसी के साथ स्वागत करता हूं मैं आपका रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। आप आज जो क्लास पढ़ने वाले हैं वो है ज्यामिति ज्योमेट्री। क्लास 1 है आपकी। अलजेब्रा मैंने आपको कंप्लीट करा रखा है, ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको कंप्लीट करा रखा है। अब बात आती है ज्योमेट्री की। तो ज्योमेट्री जो है एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। ज्योमेट्री से सबसे ज़्यादा सवाल प्री में भी होते हैं और सबसे ज़्यादा सवाल मेंस में भी होते हैं। अगर आप किसी ऑफिसर लेवल की परीक्षा देने जा रहे हैं तो वहाँ पर ज्योमेट्री सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस ज्योमेट्री के आते हैं, और जो मुख्यतः क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं। तो ज्योमेट्री का अच्छा लेवल सीखने के लिए पहले आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने बेसिक्स में ही उलझे रह जाते हैं और हमारा बेसिक ही क्लियर नहीं हो पाता है। अच्छे सवाल को हम देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे, जीरो से लेकर हीरो तक के लेवल पे हम पहुंचेंगे। एक बार पहले हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ लें। तो आज क्लास 1 है ज्योमेट्री की। आप सभी जो है जहां पर भी हैं इस क्लास को अच्छे से देखें। पूरी की पूरी जो पीडीएफ होगी वो बाइलिंगुअल होगी। तो टेलीग्राम में रैंकर्स गुरुकुल में, ये जो रैंकर्स गुरुकुल लिखा हुआ है इसी नाम से टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम पर या मैथ्स भाई आदित्य रंजन टेलीग्राम पर, दोनों पर आपको जो है पीडीएफ इसकी पूरी की पूरी क्लास की मिल जाएगी। ठीक है, तो पूरे वीडियो के दौरान बड़े शांति से देखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा ध्यान हटेगा तो हमारा पूरा का पूरा टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, रोज सुबह 9 बजे हमारी मैथ्स की स्पेशल क्लास ये चलती है, और रोज शाम 7 बजे जो है आपको CHSL सीजीएल का प्रैक्टिस बैच चल रहा है, तो आप उनको ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, और परसेंटेज की पूरी 10.5 घंटे की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। मतलब इतना बेहतरीन तरीके से मैंने अपने पेड क्लासेस के वीडियो को, परसेंटेज को मैंने फ्री में यूट्यूब पर अपलोड किया है, तो आप उस ज़रूर देखें। एक भी क्वेश्चन परसेंटेज का उस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। आज के टाइम का सबसे अपडेटेड कंटेंट में मैंने उस वीडियो को बनाया है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बड़े बेहतरीन बेहतरीन मैंने ट्रिक्स डिस्कस किए हैं। ठीक है, अच्छा, जिनको मेरे बारे में नहीं पता, मेरा नाम आदित्य रंजन है। मैंने SSC सीजीएल क्रैक किया है, एक बार नहीं 2 बार। CHSL भी क्रैक किया है, CDS भी 3 बार क्रैक किया है। सीजीएल में मेरा मेंस में स्कोर 190/200 है 16 नवंबर के शिफ्ट में, जो नॉर्मलाइजेशन के बाद 200 से 220 230 भी जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आज की पहली क्लास देखते हैं। देखो, बड़े बेहतरीन तरीके से मैंने पूरा का पूरा ज्योमेट्री डिज़ाइन किया है। पहला टॉपिक लाइंस एंड एंगल, फिर हम सर्कल, क्वाड्रिलेटरल पूरा पढ़ेंगे, ट्रायंगल सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो पहला टॉपिक अपना होने वाला है वो क्या होने वाला है? रेखा और कोण, लाइंस एंड एंगल्स। क्लियर हो गया? लाइंस एंड एंगल्स पॉइंट हो गया पूरा का पूरा। अब देखते हैं, पढ़ते हैं। एक एक छोटी बात आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये छोटी बात नहीं जानेंगे, आपका जो ये ज्योमेट्री है टॉपिक, ये क्लियर नहीं हो पाएगा। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं, पॉइंट। ठीक है, ज्योमेट्री में आता है पॉइंट। भैया पॉइंट किनको बोलते हैं? पॉइंट का मतलब हो गया बिंदु। पॉइंट का मतलब क्या हो गया? बिंदु। हिंदी में बिंदु बोलते हैं। इन ज्योमेट्री अ पॉइंट इज अ लोकेशन, इट हैज नो साइज, दैट इज नो विड्थ, नो लेंथ, नो डेप्थ। एक पॉइंट को क्या बोलते हैं? कहने का मतलब अगर आप ऐसे बिंदु लगा दें तो उसी को पॉइंट बोलेंगे। पॉइंट की ना कोई आपको लंबाई होती है, ना कोई चौड़ाई होती है, ना कोई ऊंचाई होती है। यही बात यहाँ पर लिखी गई है, हिंदी वाले परेशान ना हो। ना कोई साइज है, ना कोई चौड़ाई है, ना कोई लंबाई है, ना कोई गहराई है। बस पॉइंट तो एक पॉइंट ही, एक बिंदु है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट बोलेंगे। ये बात क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपने यहाँ पर, रेखा। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे? रेखा। तो रेखा भाई किसको बोलते हैं? ठीक है, वो तुम्हारी रेखा जो तुम्हारी दोस्त थी, वो रेखा की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। रेखा जो है वो यहाँ लाइन की बात हो रही है, जो तुम ज्यामिति में पढ़ रहे हो। तो देखो यहाँ पे, अ लाइन इज डिफाइंड एज अ लाइन ऑफ पॉइंट्स दैट एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन 2 डायरेक्शंस, इट हैज 1 डायमेंशन, लेंथ। पॉइंट दैट आर ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। अब देखो, इतनी सारी कहानी कही गई है, कुछ तो समझ में आना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसी रेखा जो अनंत तक जाए, इधर से भी अनंत तक जाए और इधर से भी अनंत तक जाए, जिसका कोई सीमा तय ना हो, उसको बोलते हैं लाइन। इस बात को समझेंगे। ठीक है, क्यों ऐसे हम 2 एरो लगाते हैं? ये 2 एरो लगाने का मतलब क्या होता है? ये 2 एरो लगाने का मतलब होता है मेरे दोस्त कि ये 2 एरो ये बताते हैं कि तुम इधर से भी अनंत की तरफ जा रहे हो और तुम इधर से भी अनंत की तरफ जा रहे हो, तुम कहीं रुक नहीं रहे।
ठीक है। रेखा का यही खासियत होता है कि रेखा अनंत तक जाती है, रेखा कहीं सीमित नहीं रहती। ये नहीं कि 2 सेंटीमीटर बाद, 2 मीटर बाद, 5 किलोमीटर बाद जाके वो खत्म हो जाए। तो यही बात कही गई है कि एक ऐसा डिफाइंड है जैसे लाइन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, एक और बात, अब ये रेखा भैया बनती किससे है? ये रेखा बनती किससे है? तो ये रेखा जो है वो छोटे 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 पॉइंट से बनती है। ये सभी छोटे पॉइंट्स को जब तुम मिला दोगे ना, ये सभी छोटे पॉइंट्स को तुम मिला दोगे तो तुम्हारी क्या बन जाएगी? रेखा बन जाएगी। वही बात, एक लाइन डिफाइन किया गया है, अ लाइन ऑफ पॉइंट से दैट एक्सटेंड इनफाइनाइटली, जो अनंत तक जाते हैं, 2 दिशाओं में जाते हैं। सिर्फ इसका एक ही डायमेंशन होता है जिसको लेंथ कहते हैं। ऐसा नहीं होता कि इसकी ऊंचाई भी होती है, इसकी चौड़ाई भी होती है, एक ही डायमेंशन होता है और वो होता है सिर्फ और सिर्फ इसकी क्या होती है? लंबाई होती है। क्लियर है कि नहीं है? सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? लंबाई होती है, ठीक है। एंड पॉइंट्स ऑन दैट ऑन द, अब देखो भैया बात ऐसी हो गई, अब 2 बिंदु, मान लीजिए 2 बिंदु जो एक ही लाइन पर है, उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलते हैं क्या? कोलिनियर पॉइंट्स। उनको क्या बोलेंगे? जैसे बिंदु ए है और बिंदु बी है, ये दोनों के दोनों एक ही लाइन पर है। ऐसा भी तो हो सकता है ये बिंदु हो, ये बिंदु हो, यहाँ बिंदु हो, तो जो एक लाइन में जाएगी सिर्फ यही दोनों कोलिनियर कहलाएंगे, और ये बिंदु जो सी हो गई ये कोलिनियर नहीं कहलाएगी। कहने का मतलब कल के दिन 3 बिंदु हैं, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, 3 डॉट हो गए हमारे पास, 3 क्या हो गए? पॉइंट हो गए। तो पॉइंट ए एंड बी आर कोलिनियर, सी जो है उनमें कोलिनियर नहीं है। सी को कोलिनियर होने के लिए इसी में कहीं पर आना पड़ेगा। तो समझ रहे हैं बात को? क्योंकि क्वेश्चन बनता है, कोलिनियरिटी के ऊपर क्वेश्चन बनता है। और एक और बात आपको धीरे धीरे चल के आगे पढ़ाएंगे कि कोलिनियर पॉइंट्स के चलते एरिया जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। तो इसीलिए आपको पहले कोलिनियर पढ़ना जरूरी है, ठीक है, कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट मेरी बात को समझेंगे आप, ठीक है। चलो, अब लाइंस को भी भैया 2 तरह के लाइंस होते हैं। आगे जब आप पढ़ोगे तो पहले तो आपने लाइन पढ़ा कि लाइन क्या होता है, उसके पहले आपने पॉइंट पढ़ा। देखो पॉइंट से क्या बना था? लाइन बना था। अब लाइन के आ जाते हैं 2 पार्ट, एक तुम्हारा स्ट्रेट लाइन हो जाता है, एक तुम्हारा कर्व लाइन हो जाता है। स्ट्रेट लाइन को सरल रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? सरल रेखा कहते हैं। अगर तुम्हारे 2 पॉइंट मिनिमम डिस्टेंस पे होते हैं एक दूसरे से, तो उनको ज्वाइन करने पे क्या आएगा? सरल रेखा। कहने का मतलब एक तुम्हारी बिंदु यहाँ है, दूसरा तुम्हारा पॉइंट यहाँ है, इनको तुम ज्वाइन करो, सबसे मिनिमम दूरी जो हो जाएगी वो स्ट्रेट लाइन देगी। अब भाई यही पॉइंट को तो तुम ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हो, यही पॉइंट को तुम ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन वही होगी जो सबसे कम दूरी वाली पॉइंट होगी। कहने का मतलब अगर यहाँ राम है, यहाँ श्याम है, तो राम और श्याम के बीच जो सबसे कम दूरी वाली जो रेखा होगी उसको हम सरल रेखा बोलेंगे, ठीक है। और बाकी तो ज़्यादा दूरी वाली जितनी भी रेखाएं हो जाती हैं वो किस में आ जाती हैं? वो आ जाती हैं तुम्हारी कर्व लाइन में, ठीक है। अगर तुम्हारी दोस्त यहाँ पर है, सपोज करो, ठीक है, ये तुम हो और ये तुम्हारी मैडम है, बोलते ना ये हम है, ये हमारी कार है, तो ये तुम हो, ये तुम्हारी मैडम है, तुम्हें अपनी मैडम के पास जाना है। अगर सीधे 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 जाओगे, सबसे कम दूरी तय करके जाओगे, तो तुम सरल रेखा कहलाओगे। समझ में आई बात? और चूंकि इस रास्ते में इसका घर पड़ता है, इसका भाई भी है, इसके पप्पा भी हैं, तुम इधर से गाड़ी वाड़ी मुड़ाकर 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 गए हो, तो उसको तुम क्या बोलोगे? कर्व रेखा बोलोगे। क्या बोलोगे? कर्व रेखा बोलोगे, वक्र रेखा बोलोगे। क्या बोलोगे? कर्व लाइन या वक्र रेखा बोलोगे। क्लियर हो गया? ठीक है। तो ज्योमेट्री में जनरली हम जितने पॉइंट्स पढ़ते हैं वो हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं सरल रेखा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि तुम्हारे दिल की धड़कन है, हॉस्पिटल में जाओ तो पूरा का पूरा ऐसे ईसीजी चलता रहता है कि नहीं चलता रहता है? ठीक है, टिप 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 टिप, फिर टिप टिप टिप, फिर टिप, और जहां तुम्हारा शांत हुआ मतलब जिंदगी तुम्हारी खत्म, खलाश, फिनिश, ठीक है। तो जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कौन सी रेखा चाहिए? वक्र रेखा चाहिए। जिंदगी जीने के लिए कौन सी रेखा चाहिए? वक्र रेखा चाहिए। जहां पर तुम्हारा सरल रेखा हुआ तुम्हारा जीना खत्म। समझ रहे हो ना बात को? ज्योमेट्री ज्यामिति पढ़ने के लिए हमें सरल रेखा चाहिए, लेकिन जिंदगी जीने के लिए कौन सी रेखा चाहिए? वक्र रेखा चाहिए। ये वो तरीका है जिससे मैं आपको याद करा रहा हूं और आपको याद करना है, आपको समझना है। वक्र रेखा सरल रेखा के बीच का फर्क समझना है आपको, ठीक है। अच्छा, अब भैया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है लाइन सेगमेंट, जिसको हम रेखाखंड भी बोलते हैं। समझ रहे हैं बात आप? रेखाखंड, ठीक है। रेखा रेखा सुन के बहुतों का मन का विचार थोड़ा इधर उधर हो रहा होगा, अपनी दोस्त याद आ रही होगी, तो अभी दोस्त को अपनी साइड में कर देंगे, ठीक है। अभी सिर्फ ज्यामिति पे फोकस करेंगे। देखो ज्यामिति बबुआ बहुत खतरनाक टॉपिक है, अगर एक बार तुम ना बूझे ना तो ये तुमको बहुत परेशान करेगा बाद में। तो बढ़िया है कि इससे पंगा मत लो, ठीक है। अतनी मनी बबुआ पढ़ लो तुम इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाला है तुम्हारे पेपर में, ठीक है। तो रेखाखंड बोलते हैं अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट इज डेफिनेट एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। देखो
हो क्या रहा था कि एक लाइन जो है अपने चाल में मगन होकर चल रहा था हर जगह पे, दाएं भी चलेंगे बाएं भी चलेंगे, जिधर मर्जी होगी उधर भी चलेंगे, अनंत तक चलेंगे। जो लाइन होती है वो अनंत तक चलती है, कहीं रुकती नहीं है, ठीक है। लेकिन आ जाता है क्या, एक पॉइंट आ जाता है और उसको क्या बोलता है कि इसको काट देता है, बोलता है कि नहीं हम तुमको यहीं पर रोक देते हैं। जहां तुम्हारा ये बिंदु लग जाए ना, अगर मान लो ये जो लाइन थी तुम्हारी ऐसे पूरी की पूरी जा रही थी, यहां से सपोज करो काट के यहाँ बिंदु लगा दिया, मतलब इधर तुमने उसको रोक दिया। उसी तरीके से अगर तुम इधर भी बिंदु लगा देते हो तो ये तुम क्या करते हो, इसको रोक देते हो, और इसी को क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। जो लाइन, जो रेखा अनंत तक ना जाए, कुछ दूरी ही तय करे, उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अब तुम्हें याद दिलाता हूं और अच्छे से क्लियर होगा। बचपन में तुम याद करो कि जब तुम्हारे मास्टर जी तुमको बोलते थे कि बेटा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लाए हो, ठीक है, जो बक्सा जिसमें तुम प्रकाल रखते थे, मतलब वो कंपास जिसको बोलते हैं, कंपास को हिंदी में प्रकाल बोलते हैं, पेंसिल हो गया, रबड़ हो गया, फिर तुम उसको फंसाते थे और तुम्हारे ज्योमेट्री के क्वेश्चन में ऐसा आता था, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर। मतलब आपको जो रेखा बनानी है वो सिर्फ कितनी की बनानी है, 5 सेंटीमीटर की। फिर उस लाइन सेगमेंट पे 90 का कोण बनाओ, फिर तुम 90 का कोण बनाते थे। तो ये जो लाइन सेगमेंट होता था ना कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर, मतलब तुम्हें 5 सेंटीमीटर का ही बनाना है, 5.01 भी नहीं बना सकते, 4.99 भी नहीं बना सकते। और कभी भी तुमने लाइन सेगमेंट को ऐसे तुमने नहीं लिखा होगा, इस बात को समझना। तो यही फर्क है लाइन और लाइन सेगमेंट में कि लाइन जो होता है वो अनंत तक नहीं जाता, उसकी सीमा बंधी हुई होती है, ठीक है। अ पार्ट ऑफ ए लाइन, ये लाइन का एक पार्ट है जिसके डेफिनेट एंड पॉइंट्स हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल लाइन के बारे में। भाई पैरेलल लाइन समानांतर रेखाएं, ठीक है। रेखाखंड के बाद अपने क्या पढ़ेंगे, समानांतर रेखाएं। तो समानांतर रेखाएं जानते हो आप लोग क्या है? समानांतर रेखा अपने जिंदगी में, अपने जीवन की रेल की पटरी देखी है, रेल की पटरी, ठीक है। रेल की पटरी क्या कभी भी जाके आपस में मिलती है? अब ये मत कहना सर क्रॉसिंग पे मिलते हुए देखा था, ठीक है। वो ट्रैक कभी जो आपस में जो दूरी बना के चलती है ना, वो कभी मिलती नहीं है। तो जितने रेलवे ट्रैक्स हो गए, समझ में आई बात, जितने रेलवे ट्रैक्स हो गए वो क्या हो गया, पैरेलल लाइन हो गए। पैरेलल लाइन आर द लाइन in a plane which do not meet, that is two line in a plane that do not intersect or touch each other at any point are called parallel line, ठीक है। जो दो बिंदु, जो दो लाइन, जो दो रेखाएं, जैसे एक रेखा आपको इधर की तरफ चल पड़ी, एक रेखा आपको इधर की तरफ चल पड़ी, हर जगह पर उनके बीच का जो दूरी है, हर जगह पर उनके बीच का जो दूरी है वो समान रहे, उनको हम क्या बोलेंगे, समानांतर रेखाएं, ठीक है। हर जगह जो उनके बीच की दूरी है वो समान रहे, वो क्या हो जाएगी, समानांतर रेखाएं हो जाएंगी। क्लियर है। अगर तुम्हें और क्लियर वे में देखना है तो देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं यहाँ पे पैरेलल लाइंस के और भी एग्जांपल तुम्हें। ठीक है, ये देखिए हर तरीके से पैरेलल लाइंस क्या हो गया, जहां पर भी इनके बीच की दूरी जो हो वो समान हो, ठीक है। पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। हर जगह पे आपकी जो दो रेखाएं, जहां कभी वो मिले ही ना। और पैरेलल लाइन से आपको दो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, ठीक है। पैरेलल लाइन से आपको दो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, वो क्या है वो समझेंगे। देखिए रेल की पटरियां जितनी हो गई वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। आपको लगता तो है कि आगे जाके मिल रही हैं, लेकिन वो कभी मिलती नहीं है। उनके बीच का हर जगह जो डिस्टेंस है वो समान होता है। गौर से देखो, ये वाली जो लेंथ है वो इसके बराबर है, ये वाली लेंथ इसके बराबर है। तो इस तरीके से ये जो पैरेलल लाइंस होते हैं ना, देखो पटरी जो हमेशा, पैरेलल लाइंस आर लाइक ट्रेन ट्रैक्स, दे नेवर क्रॉस, दे नेवर मीट, ठीक है। तो पैरेलल लाइन के बारे में आपने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या जाना। पहली बात तो आपने पैरेलल लाइन के बारे में जाना कि ये अनंत तक एक दूसरे के साथ चलती हैं और ये जीवन में कभी नहीं मिलती, इनका संयोग कभी मिलना नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इनको समानांतर रखते हैं। इनके बीच समान अंतर होता है। समानांतर का मतलब क्या होता है, इनके बीच समान अंतर होता है, समान अंतर होता है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, समानांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, समानांतर रेखाएं कहते हैं। तो पहली बात, ये कभी जीवन में मिलते नहीं हैं, और जब मिलेंगे नहीं तो कभी एक दूसरे को ये काटेंगे भी नहीं है। ऐसा समझ में आई। तो पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट किरण, ठीक है। कि किरण, ये शाहरुख खान की किरण नहीं है, ठीक है, ये ज्योमेट्री और ज्यामिति की किरण है, ठीक है। तो भावनाएं में नहीं बहना है, किरण को समझना है। किरण कौन है भाई यहाँ पर, तो किरण का मतलब हो गया रे, ठीक है। अ पार्ट ऑफ ए लाइन विथ वर्थ एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे। कहने का मतलब क्या है, देखो लाइन एक ऐसा चीज, ठीक है, लाइन क्या हो गया, जो कभी खत्म ही ना हो,
ठीक है, जो चलता रहे चलता रहे चलता रहे। लाइन सेगमेंट क्या हो गया, जो दोनों तरफ से जिसका रास्ता बंद हो जाए। अब सोचो, जरा गौर से सोचो, बड़े अच्छे तरीके से समझ में तुम्हें आएगा। ये तुम्हारा एक लाइन था, ये तुम्हारा एक लाइन था, ठीक है। इस लाइन को किसी भी एक तरफ से तुम बंद कर दोगे और बिंदु लगा दोगे, मान लो इधर से बंद करके बिंदु लगा दिया, तो ये तुम्हारा हो जाता है रे। ये तुम्हारा क्या हो जाता है, रे हो जाता है। समझ में आई बात, किरण हो जाती है, ठीक है। रेखा को तुम एक तरफ से बंद कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगी, किरण मिल जाएगी। रेखा को तुम एक तरफ से बंद कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगी, किरण। और अगर दूसरे वाले को भी तुम बंद कर दे रहे हो और बिंदु लगा दे रहे हो, तो यही तुम्हारी फिर क्या बन जाती है, लाइन सेगमेंट बन जाती है। समझ में आई। तो लाइन से तुम्हारा क्या बन रहा था, लाइन से तुम्हारा एक साइड बंद करने पे रे बन रहा था, और रे से तुम्हारा क्या बन रहा था, अगर मैं नए पेज में बताऊं तो देखो, तुम्हारा लाइन क्या था, लाइन तुम्हारा दोनों साइड जो चल रहा था, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे जीवन में कौन आया, रे आया, ठीक है। रे ने कहा भैया तुम एक साइड से बंद कर लो, या तुम ऐसे से ऐसे हो जाओ, ठीक है, या तुम उस साइड से बंद कर लो। ये तुम्हारा क्या हो गया, रे हो गया। और तीसरा पॉइंट जो आया तुम्हारे जीवन में वो कौन सा आया, लाइन सेगमेंट आया। लाइन सेगमेंट क्या बोलता है, एक साइड से हम क्यों बंद करेंगे, हम तो दोनों साइड से बंद करेंगे। तो बस भैया देखो, लाइन से बना रे और रे से बना तुम्हारा क्या, लाइन सेगमेंट। क्लियर है, जल्दी से बताओ, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात, किरण तुम्हारी बन गई। अब बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस किसको कहते हैं। लाइन है तो दोनों तरफ एरो होगा। देखो, तो हमने कहा चलो एक बात समझते हैं, इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है। जैसे आपके जीवन में कोई ना कोई होता है जो आपके बातों को काटे। आप राम बोलो तो वो एकदम रावण बोले, ठीक है। आप दिन बोलो तो वो रात बोले, मतलब जिसको आपके आइडियाज पसंद ही ना आए, जिसके विचार आपस में मतलब मतभेद हों, ठीक है। आपने अपने पेरेंट्स में भी देखा होगा, ठीक है, कि अधिकतर क्या होते हैं, विचारों के मतभेद बहुत ज़्यादा होते हैं लोगों के बीच में। तो बस यहाँ पर वही बात है कि दो रेखा है। कौन कौन सी रेखा है, ए बी एक रेखा है, एक ए सी रेखा है और एक बी डी रेखा है। कौन सी रेखा है, ए सी रेखा है और एक बी डी रेखा है। ये दोनों रेखा जो है आपस में जिस बिंदु पर काटती हैं, ठीक है, उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलेंगे। उस बिंदु को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। और इन लाइंस को क्या बोलेंगे, इन रेखाओं को क्या बोलेंगे, तो इनको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये आपस में एक दूसरे को छेदती हैं, भेदती हैं, काटती हैं, ठीक है। तो दो या दो से ज्यादा लाइन जो किसी बिंदु पर मिलते हैं उनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। उन लाइंस को हम क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि दो ही लाइंस हो, 3 लाइन भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अब ऐसा सवाल पूछा जाता है आपके पेपर में कि एक बिंदु से कितने इंटरसेक्टिंग लाइन गुजर सकते हैं, तो अनंत गुजर सकते हैं। समझ में आई बात। एक बिंदु से, देखो क्वेश्चन पूछा क्या गया था, ठीक है, कि एक बिंदु से कितने लाइन गुजर सकते हैं, तो एक बिंदु से अनंत लाइनें गुजर सकते हैं। आप काउंट नहीं कर सकते। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस दैट पासेस फ्रॉम अ पॉइंट। लेकिन अगर हम दो बिंदु से बात करें कि दो बिंदु से कितने लाइनें गुजरेंगे, तो आप दो बिंदु से सिर्फ और सिर्फ कितनी लाइन गुजर सकती है, एक लाइन गुजर सकती है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि दो बिंदु से भैया सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन गुजरेगी, लेकिन एक पॉइंट पर पर्टिकुलर, एक ही पॉइंट पर पर्टिकुलर, देखो ये हर पॉइंट पर दिख रहा है, हर पॉइंट पर, इस पॉइंट पर अनंत रेखाएं, इस पॉइंट पर अनंत रेखाएं, लेकिन जब इन दोनों पॉइंट से बात होगी तो इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाली रेखा जो होगी वो कितनी होगी, सिर्फ एक होगी। तो इन दो डिफरेंसेस को भी आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर हो गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्लियर हो गया आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप। नेक्स्ट पॉइंट आपके पेपर में आया हुआ है जो एंगल समझते हैं, कि बहुत बार आपको दिक्कत रहता है कि सर एंगल क्या होगा। जैसे अभी एंगल को हम आपको समझाएंगे। एंगल क्या है, एंगल इज एंगल, ये फोटो में देखो कैसे बनता है, दो रे को आप कनेक्ट करते हैं। याद रखिए, दो लाइन से कभी एंगल नहीं बनता, दो लाइन से कभी भी एंगल नहीं बनता है, ठीक है। दो लाइन सेगमेंट से भी कभी एंगल नहीं बनता है, याद रखना। ना लाइन से बनोगे तुम, ना ही तुम लाइन सेगमेंट से बनोगे, ठीक है। एंगल कभी भी बनता है तो किससे बनता है, एंगल कभी भी बनता है तो ये देखना याद, रे से बनता है। किससे बनता है, रे से बनता है, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड बाय रेज। किससे बनता है, रे से बनता है। तो इस बात को ध्यान रखना, ना लाइन से बनता है ना लाइन सेगमेंट से बनता है तो किससे बनता है, रे से बनता है। अब रे से बनने का रीजन क्या है, आपने रे के बारे में पढ़ा है ना। रे के बारे में एक पॉइंट आपने पढ़ा है कि रे का एक बिंदु फिक्स होता है और दूसरा भागते रहता है। बस वही बात है कि एक रे तुम्हारा ये हो गया,
दूसरा रे तुम्हारा ये हो गया। इन दोनों की जो बिंदु फिक्स है वो यहीं से है, ये इधर से इधर की तरफ भागे, ये इधर से इधर की तरफ भागे, तो आपस में कोण बना के बनाते हैं थीटा। कहने का मतलब समझो, ये तुम्हारा बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में हो गया तुम्हारे ब्लास्ट। अब सभी लोग एक दूसरे की तरफ अपने अपने गति में भाग रहे हैं, कोई इधर भागा और एक इधर भागा, तुम इधर भागे, ठीक है, और तुम्हारी महिला मित्र जो है तुम्हारी मैडम इधर भागी। अब हम पूछेंगे तुम दोनों कितने के कोण से भाग रहे हो, तो तुम दोनों के बीच में आपस में जो कोण बनेगा, जो दूरी एक तरीके से होगी, वो क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। समझ में आई बात? ठीक है, तो बोला गया एक एंगल जो है दो रे से बनता है, ठीक है, विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट से हो। दोनों की जो इनिशियल पॉइंट होनी चाहिए, जहाँ से शुरुआत होनी चाहिए, वो कॉमन होनी चाहिए, और वो वर्टेक्स हम बोलते हैं। इसी तरीके से इंक्लाइनेशन जो हो गया, उनके बीच का जो झुकाव हो गया, उसी को हम क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे, कि कितने पर झुकाव है। ठीक है, जैसे राहुल इधर भागे, राहुल की मैडम इधर भागी, और राहुल की पुरानी जो मैडम थी वो इतने के कोण पर भागी। तो बताओ ज्यादा के कोण पर कौन भाग रहा है? ज्यादा के कोण पर इनकी एक्स भाग रही है, ठीक है, कम के कोण पर इनकी मैडम भाग रही है, और एक और दोस्त इसका सुमित मान लो भागा, वो कम कोण पे भाग रहा है। यानी आपने एक बात समझा है, आपने एक बात क्या समझा, कि एक आपका रे इधर हो गया, दूसरा रे आपका इधर हो गया। ठीक है, ये जो है जितने ज्यादा दूरी पर रहेंगे, ये दोनों के दोनों रे जितने ज्यादा दूरी पर रहेंगे, सपोज करो ये θ1 है। ठीक है, दूसरा तुम एग्जांपल ऐसे देख लो। ठीक है, दूसरा तुम एग्जाम्पल सपोज करो ऐसे देख लो, और तीसरा तुम एग्जाम्पल ऐसे देख लो। तो इन दोनों के बीच की दूरी तुम्हें दिख रही है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर दूरी थोड़ी सी ज़्यादा है, यहाँ पर दूरी ज़्यादा है। तो ऐसा पेपर में पूछा भी गया है, और आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी अभी आगे चल के बताएंगे कि दूरी के जितना ज़्यादा होगा, दूरी जितना ज़्यादा होगा, कौन से? ये दो रे के बीच में आपस में दूरी जितना ज़्यादा होगी, कोण उतना बड़ा होगा। और ये पॉइंट को घुमाकर पेपर में आगे कैसे पूछा गया, मैं अभी आपको वो चीज़ क्लियर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ आप एक पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये θ2 हो गया और ये θ3 हो गया। तो θ3 जो होगा हमेशा बड़ा होगा किससे? θ2 से हमेशा बड़ा होगा θ1 से। यानी हम सिर्फ बोले, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए ए बी में, ठीक है, ए तथा बी में, ठीक है, जितना ज़्यादा दूरी होगा, जितना ज़्यादा दूरी होगा, कोण उतना बना बनेगा, कोण उतना बड़ा बनेगा, कोण उतना बड़ा बनेगा। अब इंग्लिश वाले नोट करें। ठीक है, द मोर द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, द मोर विल बी द एंगल। द मोर द डिस्टेंस बिटवीन रे ए एंड बी, द मोर विल बी द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, जितना इनके बीच दूरी होगा उतना ही ज्यादा आपको एंगल बनेगा। अब यहीं से एक पॉइंट जो पेपर में पूछा गया था, वो क्या पूछा गया था, आगे आपको समझाएंगे। एक त्रिभुज, तो मान लो अभी कुछ पल के लिए कि बस एक ये त्रिभुज है, पॉइंट नंबर ए है, पॉइंट नंबर बी है, पॉइंट नंबर सी है, 3 वर्टेक्स हो गए, और तुम्हारा दूसरा त्रिभुज तुम्हारा ये हो गया। ठीक है, जहां पर ये ए है, बी है और सी है। ठीक है, ये θ1 है तुम्हारा, ये θ2 है। इस थीटा के सामने ये 5 सेंटीमीटर है, और इस थीटा के सामने तुम्हारा ये 10 सेंटीमीटर है। अब सवाल तुमसे पूछा गया था कि बताओ यहाँ पर इन दोनों फोटो को देख के कि कौन सा त्रिभुज जो है, कौन सा जो तुम्हारा थीटा है वो बड़ा होगा। तुमने कहा भैया 5 वाले का थीटा छोटा होगा, 10 वाले का थीटा बड़ा होगा, यानी θ2 जो है वो डेफिनेटली बड़ा होगा किससे? θ1 से। क्योंकि अभी मैंने क्या कहा, ए और सी के बीच देखो बी तो वर्टेक्स है ना, बी तो एक वर्टेक्स है जहां से ये तुम्हारा एक रे निकला है, यहां से तुम्हारा एक रे निकला है। ठीक है, तो इन दोनों रे के बीच का कोण जो है वो उतना बड़ा होगा, डिपेंड करता है उसके सामने वाली भुजा पे, या इन दोनों के बीच की दूरी पे। सामने वाली भुजा क्या है? ए और सी के बीच की दूरी है। ठीक है, उसी तरीके से बी से तुम्हारा 2 पॉइंट निकले, एक ए की तरफ निकला और एक तुम्हारा लाइन सी की तरफ निकला। ये लाइन ए की तरफ, ये लाइन सी की तरफ। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो 5 से 10 ज्यादा होता है, यानी θ1 से θ2 ज्यादा होगा। लेकिन सवाल तुम्हारा ये नहीं था पेपर में। अब सवाल पे तुम्हें लेके आ रहा हूँ। सवाल तुम्हारा दे रखा था ऐसे क्वेश्चन, जो मैंने परसों ही कराया है शाम के CHSL वाले शिफ्ट में, पेपर में आया हुआ था कि इसकी जो लंबाई है 5 है, AC की लंबाई 6 है, BC की लंबाई 7 है, और तब तुमसे पूछा हुआ है कि इनके कोनों को असेंडिंग ऑर्डर में सजाएं। ठीक है, इनके कोनों को अवरोही क्रम में सजाएं। ठीक है, मतलब बढ़ते क्रम में सजाएं। तो सबसे बड़ा कोण, सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। आप खुद बताओ 7।
ठीक है, एक काम करते हैं, सभी का θ1 लिखते हैं, θ2 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, θ3 हो गया। सबसे बड़ा भुजा कौन सा हो गया, सबसे बड़ा भुजा जो हो गया वो 7 हो गया, तो इसका जो सामने जो कोण होगा वो सबसे बड़ा होगा, यानी θ1 सबसे बड़ा होगा। क्लियर है? जितना बड़ा साइज, ठीक है, जितना बड़ा साइड है यहाँ पर, जितना बड़ा ये साइड है उसके सामने जो कोण होगा वो उतना बड़ा होगा। 7 के बाद कौन है, 6 है, तो 6 के सामने जो कोण है वो कौन है, θ2, फिर उतना बड़ा होगा। फिर यहाँ पर देखो नेक्स्ट कोण कौन सा हो गया, 5 हो गया, उसके सामने कौन है, θ3 है। तो ये तुम्हारे थे, क्या थे बताओ जल्दी से, सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा। अगर तुम्हें असेंडिंग में करना होता तो इसका तुम उल्टा कर देते, पहले θ2 θ1, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो जाता। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है, बताओ जल्दी से। तो ये पॉइंट तुम्हारे क्वेश्चन में पूछे गए थे, पेपर में पूछे गए थे। तो अभी तो अपना एंगल ही पढ़ रहे हैं, एंगल पे देखेंगे अभी, और भी धीरे धीरे टफ लेकर जाएंगे हम आपके लेवल को। अब यहाँ पर देखो, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है टाइप ऑफ एंगल। क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, टाइप ऑफ एंगल, ठीक है। आप सभी देखिए, तो कोण के भाई कुछ तो प्रकार होते होंगे, ठीक है, कितने तरह का कोण होता है अब हम वो देख रहे हैं। तो पहला जो कोण होता है उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल, यानी न्यून कोण। क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा जो एंगल हो गया उसको बोलते हैं राइट एंगल, ठीक। तीसरा हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल, चौथा हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल, पांचवा हो गया स्ट्रेट एंगल, छठा कॉम्प्लीट एंगल। एक्यूट, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, प्रतिवर्त कोण, सीधा कोण, पूरा कोण। क्लियर है? अब देखते हैं भाई, हर किसी एंगल का अपना महत्व होता है, फोटो बनाकर देखेंगे। एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण किसे कहते हैं, जिसका मान जो होता है 90 डिग्री से कम होता है। यानी ये कैसा बनेगा, इसकी शकल सूरत कैसे होगी, जरा वो देखो। एक तुमने रे ऐसा बनाया, देखो 90 का मतलब क्या होता है पता है, 90 का मतलब होता है जो एक दूसरे में ऐसे हो। ये तुम्हारा खंबा, ठीक है, खंबा का मतलब पोल जो जमीन पे है, ठीक है, दूसरा वाला खंबा नहीं है, ये तुम्हारा खंबा, ठीक है। और ये तुम्हारी जो है दूसरी वाली हाथ मेरी हो गई जमीन। तो ये जमीन और इसके ऊपर ये खड़ा है, तो यहाँ मेरे एल्बो के दोनों बीच में जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है, वो 90 का बन रहा है। अगर तुम्हारा ये इधर की तरफ झुकाव होगा, समझ में आ रही है बात, इधर की तरफ झुकाव होगा और जो दोनों के बीच कोण बनेगा, ठीक है, ये 90 से कम हो जाएगा, तो उसको तुम क्या बोलोगे, एक्यूट एंगल बोलोगे। क्लियर हो गया, ठीक है। और फिर ये खंबा उधर की तरफ जितना जाएगा, एक और बात, कभी भी कोण मेरे इधर की तरफ मत देखना, इधर की तरफ बना कोण अभी उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। कोण जो बनता है वो दो रेखाओं के बीच में बनेगा, दो रे के बीच में बनेगा, समझ में आ रही है बात, दो किरणों के बीच में बनेगा। ये दोनों तुम्हारे रे हो गए ना, इनके बीच तुम्हारा बनेगा जो कोण बनेगा, ठीक है। तो ये अगर अंदर की तरफ झुकेंगे यानी दूरी कम होगी तो कोण कम होगा, और कोण 90 से कम होगा तो उसको बोलेंगे एक्यूट कोण, न्यून कोण। सीधे खड़े रहेंगे तो उनको बोलेंगे राइट एंगल, सम कोण। और ये थोड़ा इधर की तरफ झुकेगा यानी कोण जितना ज्यादा देखो इधर बन रहा है, जितना ज्यादा का कोण बन रहा है, उनको बोलेंगे अधिक कोण। फोटो के थ्रू अब आपको समझाते हैं तो आपको और मजा आएगा, ठीक है। समझिएगा मेरी बात को। मान लीजिए कि आपकी एक रेखा हो गई, ठीक है, ठीक। और दूसरी रेखा जो आपने बनाई वो सपोज करो ऐसे बना दी, ठीक है। अब यहां देखो, आप एक छोटी सी बात देखो, इन भाई साहब को अब ये देखो, आप यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये पॉइंट को आप समझिए मेरी बात को, ठीक है, आप सभी इस पॉइंट को समझिए। यहाँ पर हमने इसको पकड़ लिया है। जब ये सीधा खड़ा है तो कोण तुम्हारा कितने का बनेगा, 90 का, दिख रहा है ना। जब ये सीधा खड़ा है तो कोण तुम्हारा कितने का बनेगा, 90 का कोण बनेगा, ठीक है। और ये अगर तुम्हारा अंदर की तरफ जाता है, ठीक है, ये पॉइंट तुम्हारा अगर अंदर की तरफ जाता है, आप इस पॉइंट को समझेंगे। ये पॉइंट जितना ज्यादा इधर की तरफ नीचे जाएगा ना, कोण उतना बड़ा होते जाएगा। तो जब ये सीधा खड़ा रहेगा तो कोण 90 का बनेगा, और जब ये इधर की तरफ जाएगा तो कोण क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा। समझ में आ रही है बात। अब इस तरीके से मैं आपको यहां से समझा रहा हूं। एक मान लो ये पॉइंट है, ठीक है, आपको यही से समझना है। अब इस पॉइंट को जरा देखो आप,
ये पॉइंट को ज़रा गौर से देखो आप लोग, ठीक है। ये जो रेखा ली गई है, बस यही बात समझिए। ये जितना ज़्यादा भागेगा ना ऊपर की तरफ, कोण उतना बड़ा होते जाएगा, और जितना ज़्यादा ये अंदर की तरफ जाएगा, कोण क्या होगा, उतना छोटा होगा। तो कोण अगर तुम्हारा 90 से छोटा हो रहा है, यानी ये जो तुम्हारी सीधी रेखा थी, ठीक है, ये जो तुम्हारी सीधी रेखा थी, अगर उससे तुम्हारा कोण जो है वो छोटा हो जा रहा है, तो बस ये समझो ये दोनों पहले क्या थे, पैरेलल, ठीक है। पहले दोनों कोण क्या थे, पैरेलल थे। दो लाइन अगर कभी ना मिले तो उनको पैरेलल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दो लाइन के बीच का अगर ऐसा कोण बने आपको, तो इनको क्या बोलेंगे हम, 90 डिग्री का कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 90 डिग्री का कोण बोलेंगे, ठीक है, 90 डिग्री का। अब एक केस अराइज इसमें ये होता है कि ये जो आपस के कोण है ना, ये 90 से कम हो जाते हैं, यानी ये वाली रेखा और इधर की तरफ झुक जाती है। तो ये वाली रेखा जब इधर की तरफ झुक जाएगी तो कोण जो होगा वो 90 से कम हो जाएगा, यानी 89 हो सकता है, 88 हो सकता है, 70 हो सकता है, 60 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं, राइट एंगल, ठीक है। और यहां पर ये जो कोण जब 90 से ज्यादा हो जाएगी ना, 90 से ज्यादा हो जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज। ये तीनों पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे इस बात को, ये तीनों पॉइंट को, ठीक है। ये तीनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कोण के बारे में, ये तीनों पॉइंट। एक्यूट किसको बोलेंगे, न्यून कोण किसको बोलेंगे, न्यून कोण आपका ये हो गया, ठीक है। न्यून कोण के बाद आपका समकोण कौन सा हो गया, तो ये आपका समकोण हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपका अधिक कोण कौन सा हो गया, तो अधिक कोण आपका ये हो गया, जिसकी जो थीटा है वो थीटा जो है 90 से ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है, 90 से कम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो आप, रिफ्लेक्स एंगल। भैया रिफ्लेक्स एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्स एंगल हम किसे कहते हैं, तो यहाँ इस फोटो को जरा गौर से देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। इस फोटो को जरा गौर से देखो। इस फोटो में क्या है कि आपने एक ऐसा फोटो बनाया, ठीक है। मान लीजिए ये अंदर का थीटा है, थीटा बराबर सपोज करो 60 है, तो एक बिंदु पर पूरा का पूरा जो कोण बनता है ना वो 360 का बनता है। सुई देखो घड़ी की, ठीक है, वो पूरा का पूरा 360 कोण बनाएगा कहीं पर भी। तो एक बिंदु से जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 360 बनता है। इस बिंदु से जो कोण बना 360 का बना, अगर इतना 60 है तो बाकी जो कोण हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, बाकी कोण हो जाएंगे तुम्हारे 300 के। बाकी कोण जो हो जाएंगे वो तुम्हारे कितने के हो जाएंगे, बाकी कोण जो हो जाएंगे वो तुम्हारे 300 के हो जाएंगे, ठीक है। अब इस बात को समझिए, थोड़ा सा बात को आप समझिए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, ठीक है, हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल के। रिफ्लेक्स एंगल कभी भी जो है, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल जो कभी भी है वो क्या होगा, 90 180 से ज़्यादा होगा, 360 से कम होगा। 180 क्या होता है, देखो दो तीन बातें उसके पहले सीखो आप, ठीक है। पहली बात कि एक बिंदु पर जो पूरा का पूरा कोण बनता है वो कितने का बनता है, 360 डिग्री का बनता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि एक सीधी रेखा पर जो कोण बनेगी वो कोण बनेगी आपको 180 डिग्री की, ठीक है। तो 180 डिग्री ऊपर, 180 डिग्री नीचे, टोटल मिलाकर एक बिंदु पर कितना कोण बन गया, 360 बन गया। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपका यहीं से आता है रिफ्लेक्स एंगल। जैसे मान लो कि दो लोगों ने कोण बनाया, ठीक है, दो लोगों ने कोण बनाया, ठीक है, दो लोगों ने आपको कोण बनाया। आप ऐसे समझो, ये आपके दो पॉइंट हो गए। मान लो इनके बीच जो कोण बना है ना, बाहर से जो कोण बना है और एक अंदर का कोण बना है। मान लो कि अंदर का कोण जो है तुम्हारा 100 डिग्री है, तो बाहर का जो कोण होगा वो कितना होगा, 260 डिग्री होगा। समझ में आ रही है बात। ये तुम्हारे दो कोण बने हैं, एक कोण तुम्हारा अंदर 100 बना है और बाहर 260 बना है। अब तुम्हें इसमें पकड़ना है कि रिफ्लेक्स कौन है। तुम्हें पकड़ना है कि 100 डिग्री वाला रिफ्लेक्स है या 260 डिग्री वाला रिफ्लेक्स है। तो रिफ्लेक्स की जो परिभाषा होती है, आप रिफ्लेक्स की परिभाषा देखो, प्रतिवर्त कोण, यानी जो 180 से ज्यादा हो और क्या हो, 360 से कम हो। जो 180 से ज्यादा हो और क्या हो, 360 से कम हो। अब मुझे बताओ 100 जो है 180 से ज्यादा है, नहीं है ना, तो रिफ्लेक्स एंगल ये नहीं होगा। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा, 260 होगा। यानी रिफ्लेक्स एंगल प्रतिवर्त कोण हम उसको बोलते हैं जिनका मान 180 से ज्यादा होता है और जो 360 से कम होते हैं। क्लियर हो गया बात। तो एक्यूट क्लियर, राइट क्लियर, ऑब्ट्यूज क्लियर, रिफ्लेक्ट क्लियर। अब स्ट्रेट एंगल हमने आपको बता दिया, सीधा का सीधा कोण जो किसी रेखा पर बने। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि ये जो कोण है आपका वो क्या है, सीधा कोण है, स्ट्रेट एंगल। एक सीधी रेखा पर जो कोण बनाए उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। और कंप्लीट
कंप्लीट एंगल पूरा का पूरा एक बिंदु पर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, 360 बोलते हैं। जैसे एक बिंदु पर पूरा का पूरा जो कोण बने वो क्या हो गया, कंप्लीट एंगल हो गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, पूरक किसको बोलते हैं। देखो दो तरह के एंगल होते हैं। एंगल आपने पढ़ा, एंगल के बारे में आपने जाना कि एंगल भी अलग अलग तरह के होते हैं। खुद ही सोचो ना यार कि जैसे दो लोग मिलकर एक कोण बनाए, दो लोगों अब पर्टिकुलर झुकाव है उनके बीच कोण बन रहा है। अब इन कोण की तो वैरायटी भी डिसाइड करोगे। जैसे आम खाते हो तो आम की वैरायटी भी होती है, ये डंका है, ये दलमा है, ये जर्दा है, ये सीपिया है, बतासा है, ऐसे करके पूरा का पूरा। ठीक है, अल्फांसो जिसको आप लोग अंग्रेजी में भी बोलते हो। तो भाई तुम ऐसे बोलोगे, ठीक है, हर किसी को तो कैटेगराइज करते हो ना जीवन में। जैसे इंसान भी होता है लूला, लंगड़ा, टेढ़ा, लंबा, ऊंचा, मोटा, पतला, उसी तरीके से ये कोण को भी कैटेगराइज किया गया था। ठीक है, कोण को कैसे कैसे किया गया था कि अगर तुम्हारा थीटा 90 से कम होता तो एक्यूट होता, 90 होता तो राइट होता, 90 से ज्यादा होता तो ऑब्ट्यूज होता। लेकिन ये 90 से ज्यादा 180 से कम होना चाहिए था। रिफ्लेक्स 180 से ज्यादा 360 से कम। स्ट्रेट पर बिंदु पर जो बनती है 180 और एक बिंदु पर कंप्लीट जो बनेगी वो बनेगी तुम्हारी 360, एक लाइन पर बनेगी 180। अब भाई ये तो तुमने पॉइंट सीख लिया। चलो उसके बाद आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फिर आगे दो तरह के होते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है और एक सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री किसको बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं, जो एक दूसरे को पूरा करते हैं। ठीक है, जैसे तुम दो लोग जीवन में जब शादी होती है, ठीक है, तो वो दोनों जो होते हैं पति पत्नी वो एक दूसरे को पूरा करते हैं, परिवार को पूरा करते हैं। ठीक है, अपने पूरे परिवार को पूरा करते हैं। फिर बाद में नन्हे मुन्ने बच्चे आ जाएंगे तो वो परिवार को पूरा करेंगे, फिर उनके बच्चे आ जाएंगे वो पूरा करेंगे। यानी पूरक हम किसको बोलेंगे, पूरक क्या इस पूरे फैमिली को बोलेंगे, जी नहीं, सिर्फ वो दो लोगों को बोलेंगे जो उस फैमिली को पूरा करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर कि अगर दो कोण हैं, एक ये तुम्हारा अल्फा है और तुम्हारा दोनों बीटा है, अगर तुम दोनों मिलकर 90 का कोण बना दो तो तुम दोनों क्या कहलाओगे, पूरक कहलाओगे। समझ में मेरी बात आ रही है आपको। ठीक है, कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू एंगल, और अगर दोनों के जोड़ से आपको कितना बन जाता है, 90 डिग्री बन जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, पूरक हो जाता है। कहने का मतलब यहां से यहां देखो, एक पॉइंट ए था, दूसरा पॉइंट बी था, तीसरा जो था रे तुम्हारा सी था। ए से बी तक का जो कोण है वो तुम्हारा बीटा है और बी से सी तक का जो कोण है तुम्हारा अल्फा है। अगर अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ोगे और 90 तुम्हारा आ जा रहा है तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, पूरक हैं। इनका जो तुम्हारा इस्तेमाल होता है वो हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी में तुम्हारा बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कॉम्प्लीमेंट्री का। ठीक है, तो अब इसके ऊपर पहले आधारित प्रश्न देख लेते हैं जो तुम्हारे परीक्षा में आए हुए हैं। एक बार प्रश्न देखो, वीडियो को रोको, खुद से बनाने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बताऊंगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, जहां से सवाल बन सकते थे हमने उनको बनाने का, उठाने का पूरा कोशिश किया था कि आपकी तैयारी में कहीं भी कमी ना रहे। ठीक है, ज्यामिति में आपको पूरा पढ़ाऊंगा, फ्रॉम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा। पहली क्लास से इसलिए पूरा का पूरा बेसिक पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो बहुत एडवांस लेवल पर मैं इसको लेके जा सकता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखेंगे पूरा का पूरा बेसिक लेवल से कवर कर रहे, धीरे 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 बहुत हाई लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, इफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज 10 डिग्री मोर देन थराइस ऑफ द एंगल, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल। ऐसे सवालों को आप ऑप्शन से करें तो ज्यादा बेहतर है। हिंदी में मैं समझा देता हूँ। देखो दो एंगल है, मान लो एक अल्फा है और बीटा है, दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। सवाल में बोल रखा है इफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज 10 डिग्री। ठीक है, कहने का मतलब मान लो ये अल्फा जो है ठीक है वो 10 डिग्री ज्यादा है किससे, मोर देन थराइस ऑफ द अदर एंगल। थराइस ऑफ द अदर एंगल यानी 3 गुना है दूसरे एंगल के। दो कोण मिलकर क्या बनाए, कॉम्प्लीमेंट्री बनाए, पूरक हैं, दोनों के दोनों कोण पूरक हैं। एक वाला जो कोण है दूसरे के 3 गुना से 10 ज्यादा है, दूसरे के 3 गुना से क्या है, 10 ज्यादा है। तो बताओ भैया जो मेजरमेंट था एंगल का वो क्या होगा, पहला वाला कोण क्या होगा। आपने कहा अल्फा, ठीक है, -3 बीटा बराबर कितना है, 10 है। या आप अल्फा बराबर कितना रख रहे हो, अल्फा बराबर 10 डिग्री प्लस 3 बीटा रख रहे हो। ठीक है, दूसरा जो आपको पता है, अगर ये दोनों के दोनों पूरक हैं तो आपको पता होगा अल्फा प्लस बीटा कितने आना चाहिए, 90 आना चाहिए। आपको पता है ना ये बात कि अगर अल्फा और बीटा दोनों के दोनों पूरक हैं तो इनका जोड़ कितना होगा, 90 होगा। तो अल्फा की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस बीटा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू 90 माइनस बीटा और यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 10 डिग्री प्लस 3 बीटा। तो जरा भैया इनको सॉल्व करो यहाँ पर। ठीक है, ये अल्फा तुम्हारा यहाँ रहा, ये अल्फा तुम्हारा यहाँ रहा, क्या इन दोनों को तुम बराबर कर सकते हो, बोलो कर सकते हो कि नहीं। एक अल्फा की तुम्हारी वैल्यू जो है वो कितनी है, एक अल्फा की वैल्यू 10 माइनस 3 बीटा, दूसरे अल्फा की वैल्यू 90 माइनस 3 बीटा। तो 10 जमा 3 बीटा बराबर होगा तुम्हारे किसके, 90 माइनस बीटा के।
होगा कि नहीं होगा? ये बीटा तुम्हारा इधर चलाएगा तो 4 बीटा हो जाएगा, और 90 में से 10 चला जाएगा तो 80 हो जाएगा। तो बीटा का मान तुम्हारा कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। अगर बीटा तुम्हारा 20 डिग्री होगा तो अल्फा तुम्हारा कितना हो जाएगा? जल्दी से बता दो। अल्फा जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा 70 डिग्री। क्लियर है? तो क्वेश्चन में बोला था मेजरमेंट ऑफ द एंगल क्या होगा, उत्तर क्या होगा तुम्हारा? 20 डिग्री उत्तर होगा। ठीक है, मतलब दो कोण थे और दोनों के दोनों क्या थे? कॉम्प्लीमेंट्री थे। तो पहली बात, दोनों का जोड़ जो होगा वो तुम्हारा कितना होगा? 90 होगा। ठीक है, और लैंग्वेज में इस तरीके से दे रखा था कि पहला कोण दूसरे के 3 गुने से 10 ज्यादा है, तो आपने यहाँ पर दोनों को बराबर रखा, आपका वैल्यू सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्प्लीमेंट्री के ऊपर छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, नन्ना मुन्ना। ठीक है, ये तो आलिया भट्ट भी बता दे इतना मेरे समझाने के बाद। समझ में आई बात? आलिया भट्ट भी बता दे इसका उत्तर। अब दो कोण जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? कहने का मतलब क्या है कि इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब अल्फा जमा बीटा कितना होता है? 90 होता है। अल्फा जमा बीटा कितना होता है? 90 होता है। यानी 2x + 8 प्लस 3x - 8 बराबर तुम्हारा कितना होगा? 90 होगा। +8 - 8 खत्म, 2x 3x कितना बना देगा? 5x। 5x तुम्हारा अगर 90 है तो x का मान कितना होगा? 18 होगा। x का मान कितना होगा? 18 होगा। तो x का मान ही सवाल में पूछा गया है, यानी 18 डिग्री जो हो गया तुम्हारा सवाल हो गया। अभी रिसेंट में पूछा गया एक पेपर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे, इफ एन एंगल इज 2/3 ऑफ इट कॉम्प्लीमेंट्री। देखो, इफ एन एंगल इज 2/3 ऑफ इस कॉम्प्लीमेंट्री। अब एक और बात समझेंगे आप भाषा से, अल्फा है और बीटा है, अल्फा है और बीटा है। ठीक है, तो जैसे आप बोलते हैं, तुम जैसे मान लो ये पति है, ठीक है, तो ये इसकी पत्नी, समझ रहे मेरी बात को, और पत्नी का ये पति है, पति का ये पत्नी है। उसी तरीके से अल्फा का ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो बीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? अल्फा है। अगर अल्फा का कॉम्प्लीमेंट्री बीटा है तो बीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? अल्फा है। समझ रहे हो? जैसे तुम मेरी वैलेंटाइन तो मैं तुम्हारा वैलेंटाइन, उसी तरीके से अगर तुम मेरे कॉम्प्लीमेंट्री तो मैं तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर हो गया? ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। ठीक है, बस वही बात थी। यहाँ पर दो एंगल जो है वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। तो बस वही बात हुई है सवाल में। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे बोला क्या है कि इफ एन एंगल इज 2/3 ऑफ इट कॉम्प्लीमेंट्री, यानी अगर अल्फा बराबर है किसके? 2/3 अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री के। बोला है ना, एक एंगल 2/3 अपने कॉम्प्लीमेंट्री के बराबर है, तो उनके बीच का अंतर बताएं। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अल्फा और बीटा के बीच का अंतर बताएं। आपने कहा बहुत अच्छी बात है, इस बीटा को यहाँ पर नीचे लेकर आ जाओ, तो अल्फा बटे बीटा कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 यूनिट है और ये 3 यूनिट है, ये 2 यूनिट है और ये 3 यूनिट है। 2 + 3 मिलकर कितना बनाएंगे? 5 यूनिट। और आपको पता है ये 5 यूनिट किसके बराबर होगा? ये 5 यूनिट किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों मिलकर कितना कोण बनाते हैं? 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो 5 यूनिट 90 के बराबर, तो 1 डिग्री कितने के बराबर? 1 यूनिट कितने बराबर? 18 डिग्री के बराबर। अब दोनों के बीच का अंतर पूछा है, इसके पास 2 रुपये या 2 यूनिट, इसके पास 3 रुपये या 3 यूनिट। अंतर कितने का? 1 यूनिट का। और 1 यूनिट का मान सवाल में कितना आ गया है आपका? 18 यूनिट आ गया है। तो उत्तर हो जाएगा 18। ठीक है, दोनों का अनुपात 2:3। 5 का मान 90 था, 1 का मान आपको 18 आ गया, उत्तर आपका हो गया। ठीक है, चलो चौथा क्वेश्चन देखो। चौथा क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी डिग्री आर देयर इन एन एंगल विच इक्वल टू 2/3 ऑफ इट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ये छोटी सी बात फिर उसी के ऊपर आधारित हो गई। ठीक है, कि हाउ मेनी डिग्री आर देयर इन एन एंगल विच इक्वल टू 2/3 ऑफ इट कॉम्प्लीमेंट, यानी अल्फा अगर अपने ही कॉम्प्लीमेंट का 2/3 है तो इस अल्फा का मान क्या होगा? अल्फा का मान क्या होगा? तो फिर से आपने कहा कि अल्फा अपने ही कॉम्प्लीमेंट का 2/3 है, यानी अल्फा बटे बीटा का जो मान है वो कितना है? 2/3 है। 2 + 3, 5 का मान कितना है सवाल में? 90 डिग्री दे रखा है, तो 1 का मान सवाल में कितना होगा? 18 डिग्री। अब क्वेश्चन में बोला है कि ऐसे भैया हाउ मेनी डिग्री आर देयर, उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू कितनी है? तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जल्दी से बताओ। 2 की वैल्यू जो हो जाएगी सवाल में 36 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका आंसर होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट पॉइंट अब आप पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं समपूरक कोण। समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। क्या पढ़ते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे दो लोग मिलकर एक दूसरे का
90 का कोण बनाते थे, तो अब यहाँ समपूरक कोण जो होते हैं यानी पूरक को भी और थोड़ा सा पूरा कर दे यानी उसी का डबल हो जाए, जुड़वा। ठीक है, जैसे अधिकतर देखो 2 जुड़वा आपने देखे हैं। ठीक है, तो एक जोड़ी मिलकर 90 बना रही थी, तो 2 जोड़ी मिलकर कितना बनाएगी, 180 बनाएगी। जब तुम्हारी ऐसी 2 जोड़ी हाथ लग जाए तो उनको तुम क्या बोलोगे, समपूरक बोलोगे। मतलब अब पूरा हुआ परिवार तुम्हारा। ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसे एक रे तुम्हारा ये है, दूसरा रे तुम्हारा ये है, इनके बीच 70 का कोण बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर तुमने एक तीसरा रे खींच दिया, ये पॉइंट ए था, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। ए और बी के बीच 70 का कोण, बी और सी के बीच तुम्हारा 110 का कोण। ठीक है, इस 70 वाले को अल्फा बोल लो, 110 वाले को बीटा बोल लो। जब तुम्हारे ऐसे 2 कोण हो जाएंगे, जब दोनों को जोड़ने पे तुम्हारा 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो उनको तुम क्या बोलोगे, उनको तुम समपूरक कोण बोलोगे। क्या बोलोगे, समपूरक कोण बोलोगे। ठीक है, तो अल्फा और बीटा वहां पर तुम्हारे क्या है, समपूरक कोण है। ठीक है, अब समपूरक कोण के ऊपर सीधी बात पे आते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं जो पेपर में आपके आए हुए हैं। तो जरा क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन में बोला क्या है, एन एंगल इज 26 डिग्री मोर देन इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। अब खुद सोचो कि ये अल्फा है और ये बीटा है। अब जैसे पीछे आप क्या पढ़ते थे कि मेरे कॉम्प्लीमेंट्री तुम तो तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट्री हम, मेरे वैलेंटाइन तुम तो तुम्हारे वैलेंटाइन हम, तो उसी तरीके से अल्फा का सप्लीमेंट्री कौन, बीटा, और बीटा का सप्लीमेंट्री कौन, अल्फा। अल्फा का सप्लीमेंट्री कौन, बीटा, संपूरक कौन, बीटा, और बीटा का संपूरक कौन, अल्फा। ठीक है, क्लियर हो गया। अल्फा बीटा यहाँ पर संपूरक खेल रहे हैं, खेलने दो उनको। ठीक है, तुम मेरी जान हम तुम्हारी जान। ठीक है, बाबू प्लस बेबी बेबी हो, वही वाला हाल है यहाँ पे। तो एक एंगल जो है वो 26 डिग्री ज्यादा है, किससे ज्यादा है, अपने ही सप्लीमेंट्री एंगल से ज्यादा है। यानी अल्फा जो है वो 26 डिग्री ज्यादा है, किससे ज्यादा है, अपने ही सप्लीमेंट्री से ज्यादा है, बीटा से ज्यादा है। देन व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द स्मॉलर एंगल, तो छोटा वाला जो कोण होगा उसका मेजरमेंट क्या होगा। तो आप समझिए यहाँ पर अल्फा का मान जो है सवाल में कितना आ गया है, 26 डिग्री प्लस बीटा। ठीक है, अच्छा एक और बात आपको पता है कि अगर, ठीक है, ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, ये दोनों अगर सप्लीमेंट्री हैं तो अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने डेफिनेशन से पकड़ा कि वो दोनों क्या हैं, सप्लीमेंट्री हैं। तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 180 माइनस बीटा। यहाँ पर अल्फा का मान 180 माइनस बीटा, यहाँ पर अल्फा का मान 26 प्लस बीटा, दोनों को आप कर दो इक्वल। 180 माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 26 जमा बीटा के। बीटा आपका उधर चला जाएगा तो 2 बीटा हो जाएगा, और 180 से 26 चला जाएगा। अब 180 से 26 घटाने का तरीका देखो, पहले तो 180 से 20 को घटा लो, तुम्हारा 160 हो जाएगा। उस 160 से तुम 6 को घटा लो, 154 हो जाएगा। ठीक है, और 2 से काटोगे तो 77 बाट में कटेगा, तो बीटा का मान जो होगा वो 77 होगा। अब खुद सोचो कि अगर तुम्हारा बीटा का मान 77 आया है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, अगर आपका बीटा का मान 77 आया है सवाल में, तो दूसरा वाला जो अल्फा होगा वो कितना होगा, 103 डिग्री होगा। आपसे सवाल में पूछा क्या है, छोटा वाला कौन पूछा है, 77 आपका क्या है, उत्तर है। 77 आपका क्या है, उत्तर है। अब एक छोटी सी बात को मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ, छोटी सी बात आप समझेंगे। ठीक है, आप जो है इस सवाल को ऑप्शन से कैसे कर सकते थे, थोड़ा सा आप बुद्धि लगाते तो आप सोचते कि 103 अगर ये है, खुद ही सोचो कि 2 कोण जो हैं वो समपूरक हैं, 2 कोण जो हैं वो समपूरक हैं, यानी दोनों का जोड़ 180 है। ठीक है, तो अगर ये 103 रहा होगा तो दूसरा 77 रहा होगा। हमसे पूछा छोटा वाला है, जाहिर दिख रहा है बड़ा भाई है, ये उत्तर नहीं होगा। ठीक है, जैसे तुम तुक्के भी मारते हो ना, तो कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि तुक्के लगाने किस में है। ठीक है, अब तुमने कहा 107 डिग्री पे हम तुक्का मार देंगे। खुद सोचो कि अगर 107 डिग्री छोटा कोण है, ठीक है, चलो 107 डिग्री अगर एक कोण है तो दूसरा कोण तुम्हारा कितना रहा होगा, 73। ठीक है, तुमसे सवाल में पूछा था छोटा वाला बताओ, लेकिन इसने तो बड़ा वाला ऑप्शन में दे रखा था, मतलब ऑप्शन में तुम्हारा ये भी नहीं होता। तो 2 ऑप्शन तो तुम ऐसे ही काट सकते थे और बाकी तुम्हारे 2 ऑप्शन बचते, तो इनके बेसिस पे तुम उत्तर दे सकते थे। तुक्के लगाने होते तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी लगा लेते, नहीं तो कुछ ही समय में तुम उत्तर निकाल सकते थे। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, या यहाँ से भी आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू लेके आप बता सकते हैं कि कौन किसके, देखो एक एंगल 26 ज्यादा है किसके, अपने सप्लीमेंट्री से, तो यहाँ से भी आप बता सकते थे दोनों का आप वैल्यू। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कहता है कि 2 कोण है ए और बी, सप्लीमेंट्री हैं और उनके वैल्यू जो है वो 2x माइनस 15 है। ठीक है, और 3x प्लस 25 है, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब आलिया भट्ट। ठीक है, आलिया भट्ट भी आके बता सकती है ना इसको, तो आप भी बता सकते हो। ठीक है, यानी 2x माइनस 15 जमा कितना हो जाएगा,
3x प्लस 25, इन दोनों का मान कितना हो जाएगा, दोनों का मान हो जाएगा कितना 180 डिग्री। 3x और 2x कितने हो जाएंगे, 5x हो जाएंगे। 25 में से 15 जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये 10 को सीधा का सीधा उधर लिखो, ठीक है, कि 25 में से 15 गया 10, वो 10 उधर जाके घटा देगा 170। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, x से काटो तो 5 तुम्हारे 3 बार में 15, 32 तुम्हारा हो जाएगा उत्तर। तो x का मान तुमसे पूछा गया है, x का मान कितना होगा, 5 3 15, 5 चौके 20, 34 आएगा, 34 पचे होता है, ठीक है। तो x का मान कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ठीक है। अब एक छोटी सी बात, एक और प्यारा सा टॉपिक देखो, तब से टॉपिक पे टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि मेरा पर्पस है कि आपको ज्योमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ाई जाए, बहुत बेसिक से, क्योंकि अभी हम बहुत बेसिक सवाल कर रहे हैं। आगे आप पढ़ोगे इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, बहुत कुछ पढ़ना बाकी है ज्योमेट्री में, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सफर को लेकर हम ऊपर चलेंगे। हर बेसिस पॉइंट पर, हर पॉइंट पर, हर पड़ाव पर एक टॉपिक हो गया, फिर उसके ऊपर 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। इस तरीके से मैंने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से कोर्स डिजाइन किया है, पूरा का पूरा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, चिंता मत करो। तो बस वीडियो को यार लाइक किया करो, आपके नीचे लाइक बटन है ना, लाइक कर दो, रैंकर्स गुरुकुल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। आपका शेयर जितना ज़्यादा होगा, मुझे उतना बेहतर कंटेंट आपको देने में मन लगेगा, उतना बेहतर कंटेंट हम हमारी टीम लेकर आएंगे आपके लिए, और अच्छे तरीके से ऐसे ब्यूटीफुल स्लाइड्स बना के, और फिर आपके लिए और बेहतर हम काम करेंगे, ठीक है। तो देखो लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर देखो, पेयर देखते ही तुम्हारे मन में क्या आ गया होगा, जोड़ी, कि भैया अगर ये जोड़ा लग रहा है तो पक्का इसका जोड़ा होगा। जी हाँ बिल्कुल, ये 2 लोग अगर मिलकर जोड़ा बना देते हैं ना, तो उनको कहते हैं 180 का, यानी ये सीधी रेखा। सप्लीमेंट्री है एक तरीके से, लेकिन लीनियर पेयर का मतलब होता है कि एक सीधी रेखा पर 2 कोण कितना बनाते हैं, 180 बनाते हैं, बस बात खत्म। तो क्वेश्चन के ऊपर देखो, बोला है इन द गिवन फिगर AOC जमा BOC जो है क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो x का मान बता दीजिए। AOC और BOC मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। जब तक लीनियर पेयर नहीं बोलेगा ना, आपको अगर दिख भी रहा होगा कि एक सीधी रेखा है, तो आप उसको लेना मत। सवाल में लब लीनियर पेयर बोला, सेटिस्फाई हुए तो बस भाई इस सवाल को तुम बनाओ, ठीक है। यानी इसका जोड़ और इसका जोड़ तुम्हारा कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। यानी 2x और 2x के साथ 1x कितना हो गया तुम्हारा, 3x, ठीक है। और प्लस 44 में से तुम्हारा 20 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 24, ठीक है। मिलकर कितना बनाएंगे, 180। तो 3x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 180 में से 20 घटा लो 60, और 60 में से तुम 4 घटा लो 100 हो जाएगा 56। x को काटोगे तो 5 और 2 बार में 52 बार में तुम्हारा कट जाएगा। तो सवाल में तुमसे x का मान पूछा था, यानी 52 जो होगा तुम्हारा क्या होगा, 52 तुम्हारा उत्तर हो सकता है सवाल में। क्लियर है, ये दोनों के दोनों क्या थे, तुम्हारे लीनियर पेयर थे, दोनों को जोड़ो तो तुम्हारा उत्तर जो होगा वो 52 आ जाएगा, ठीक है। अब कल के दिन तुमसे सवाल में क्या पूछ सकता है, AOC का भी मान पूछ सकता है। तो x का मान अगर 52 आया है, 52 में 44 जोड़ दोगे तो तुम्हारा AOC का मान हो जाएगा। BOC का मान पूछेगा तो तुम BOC का भी मान बता सकते हो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं। एक और पॉइंट, आसन कोण, एक और पॉइंट है आपका आसन कोण। आसन कोण बड़ा प्यारा सा कोण है, बड़े प्यार तरीके से दिल भरे एकदम क्या बोलते हैं उसको कि दिल से बड़े प्यार से इसको नाम दिया गया है कि एक आसन जमा के बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये आसन कोण आता कहाँ पर है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कुछ पॉइंट्स जानना। आसन कोण हो गए, और भी छोटी छोटी बातें हो गई, ठीक है। तो AB पैरेलल CD अल्फा बीटा 90, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, ठीक है, और बहुत सारे एंगल हो गए। आसन कोण हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, और इनके ऊपर कुछ आधारित प्रश्न हो गए। तो ये सब जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे यहाँ से, ठीक है। आसन कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये सारे के सारे बिंदु जो हो गए हम नेक्स्ट क्लास में यानी कल कवर करेंगे, और कल आपको सुबह 9 बजे मिल जाएगा। बहुत अभी अच्छे अच्छे स्लाइड्स हैं। आज तो बेसिक क्लास था, पहली क्लास थी, पहली क्लास में आपको इतना समझना ज़रूरी है। तो ये जो स्लाइड है आपको, ये स्लाइड जो है आपको मिल जाएगा अभी कुछ देर में, ठीक है। कुछ देर में आपको स्लाइड जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तब तक आपको करना क्या है समझो, ठीक है। आपको एक इंपॉर्टेंट बात तब तक हम बता दें, ठीक है। आपको जो करना है वो करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, ठीक है।
सब्सक्राइब किसको करना है? देखो, लाइक करना है हमारी बातों को, हमारी विचारों को। सब्सक्राइब करना है तो हमें अपने दिल में सब्सक्राइब करो चैनल को करने के साथ साथ, ठीक है। और शेयर करना है तो हमारी विचारों को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। अगर कुछ भी आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो, थोड़ा सा भी आपको कुछ सीखने को मिला है, तो सब्सक्राइब तो बनता है आपको, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है? टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करिए आपको टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन करिए, ठीक है। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन नीचे दे रखा है। रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम सर्च करोगे तो आ जाएगा, मैथ्स बाय आदित्य रंजन सर्च करोगे तो आ जाएगा, वहां से आपको ये क्या हो जाएगा? पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, फिर कल मिलेंगे हम।